प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन में हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के जनरल स्टडीज के पेपर को सॉल्व करेंगे और देखा जाएगा दोस्तों किस तरीके के प्रश्न आए हुए थे। आगामी जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 प्रस्तावित है 22 दिसंबर 2024 को, साथ ही जो समीक्षा अधिकारी के पेपर प्रीलिम्स 2025 में होगा, उसमें जो है इस पेपर में हम उन क्वेश्चन को देखेंगे जो आगामी एग्जाम्स समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2025 में होने वाला है। और जो अभी नेक्स्ट मंथ दिसंबर में 22 दिसंबर 2024 को यूपीपीसीएस प्रीलिम्स होने वाला है, उसमें प्रश्न जो है इसके इसी पैटर्न पे या इससे रिलेटेड आ सकते हैं या क्वेश्चन ही रिपीट कर जाए, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के जो जनरल स्टडीज के पेपर्स हैं उसमें जो 150 प्रश्न आए हुए हैं और उनमें से मतलब 150 प्रश्न में से ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखा जाएगा जो आगामी जो एग्जाम्स हैं उसमें आ सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हम लोग चलिए दोस्तों तो देखा जाए किस तरीके के पेपर मतलब क्वेश्चन आए हुए थे और आगामी जो पेपर्स हैं सब यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 में उस इसी पैटर्न पे या इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, तो देखा जाए दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखेंगे ये जो पहला प्रश्न है दोस्तों आज भी प्रासंगिक है, जो अभी आप पेपर देने जाएंगे 22 दिसंबर 2024 को। तो वहां पर देखेंगे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो उस समय तो एक करंट अफेयर था 2020 में जब यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हुआ था, लेकिन ये है कि ये क्वेश्चंस आज भी प्रासंगिक है 2024 में भी है, तो ये चीजें इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर वही प्रश्न देखा जाएगा जो आगामी एग्जाम्स 2024-2025 में प्रासंगिक है क्वेश्चन या इससे रिलेटेड पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। उन सब चीजों को हम लोग एक बार पीवाईक्यू के अंतर्गत जो है उसको हाईलाइट कर लेते हैं कि कौन से आगामी एग्जाम में या इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एग्जाम्स में। चलिए दोस्तों देखा जाए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 2018, 2017, 2020, 2019। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2019 में। ठीक है, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च कब किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी भी आज भी प्रासंगिक है। यहाँ पर देखेंगे इस बार जो है जो योजनाएं हैं जो भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार को द्वारा जो कोई प्रोग्राम लॉन्च किया गया है उससे रिलेटेड जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करने के लिए आपके लिए आ सकता है, या योजना दे देगा और वर्ष आपको मिलान करने के लिए आ सकता है। ठीक है, करंट अफेयर में इस एंगल से आप तैयार रहिएगा। तो यहाँ से देखेंगे जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, क्लीन एयर प्रोग्राम है, वो काफी हाईलाइटेड है, तो इसलिए ये जो है आज भी प्रासंगिक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो 150 प्रश्न है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और उन्हीं से संबंधित बातों को करेंगे जो आगामी एग्जाम्स हैं उसमें आपके लिए फायदा कर सकता है, आ सकता है एग्जाम्स में इससे रिलेटेड पैटर्न पर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो यह 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक, खारवेल। तो सही ऑप्शन बताइए दोस्तों। तो किस वंश के शासकों को पुराणों में क्या है? श्री पर्वती कहा गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया, इक्ष्वाकु। ठीक है दोस्तों, इक्ष्वाकु को वंश के शासकों को क्या पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर जो है पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन किया गया है। ऑप्शन है अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों अलग समिति। अलग समिति के द्वारा जो है न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट है, जो पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी रखा गया मानक, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी उपभोग में होना चाहिए। उसके बाद शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी उपभोग व्यय रखा गया। ठीक है दोस्तों, कितना है? 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दोस्तों कितना है? 2400 कैलोरी है। और शहरी क्षेत्रों के लिए दोस्तों कितना है? 2100 कैलोरी। 2100 कैलोरी रखा गया। ठीक है मानक। तो अलग समिति के द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी उपभोग में मानक रखा गया और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
उपभोग व्यय मानक रखा गया। ठीक है, लकड़वारा समिति देखा जाए दोस्तों, तो लकड़वारा समिति के द्वारा जो है, इसके द्वारा भी पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए मानक तय किया गया। तो इस लकड़वारा समिति के द्वारा देखेंगे गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए क्या मानक था। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे होगा, तो कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होगा। शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा का निर्धारण औद्योगिक मूल्य, औद्योगिक श्रमिक जो है, औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जो है किया जाएगा। ठीक है, ये चीजें तेंदुलकर समिति के द्वारा क्या मानक रखा गया गरीबी रेखा के निर्धारण, तो ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति मंथ 816 रुपया उपभोग व्यय जो है रखा गया, और शहरी क्षेत्रों के लिए कितना रखा गया, 1000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति मंथ उपभोग व्यय जो है मानक रखा गया। रंगराजन समिति के द्वारा क्या मानक रखा गया गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए, तो देखेंगे अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितना था, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपया प्रति मंथ प्रति व्यक्ति जो है उपभोग व्यय मानक रखा गया, और शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति मंथ उपभोग व्यय जो है मानक रखा गया। तो यहाँ से दोस्तों देखिए, अब इस तीसरे नंबर के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए इस बार दिया पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण कैसे होता, अब हो सकता है अगली बार आ जाए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, जो कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, औद्योगिक श्रमिक जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण किस समिति के द्वारा किया गया था, ऐसे प्रश्न आ सकता है। या तेंदुलकर समिति के द्वारा जो रखा गया कितना मानक, मतलब कितना पर मंथ व्यय होना चाहिए शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, या रंगराजन समिति के द्वारा है, या ये जो समितियां है वो किससे संबंधित है, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं मिलान करने के लिए, क्योंकि किससे समिति संबंधित है, गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए है। तो दोस्तों जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उसके जो अन्य डायमीटर हैं उसको भी आप देख लेंगे, तो जो आगामी एग्जाम्स है कोई भी पेपर आप देंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर के साथ आपको जो है अन्य जो बातें हैं उसको भी आप देख लेंगे, तो चीजें आपको काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब देखिए यहाँ पर जैसे शक वंश के आप संस्थापक के बारे में देख लीजिए, वाकाटक वंश किस क्षेत्र में मतलब शासन था, ये आप देख सकते, खारवेल वंश का शासन कहाँ पर था, इसके संस्थापक कौन थे। तो ये जो प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करेंगे तो इन सब चीजों को भी आप नोट डाउन करते जाएंगे, तो उससे जो है आपका एक नोट्स भी बन जाएगा, और नोट्स बनने के साथ ही आपको जो है, क्योंकि जब पेपर सेट होगा तो मिला जुला के जो है डायमीटर जो है इसी के अगल इर्द गिर्द ही घूमता है। ठीक है, तो इस चीज आप यहाँ से एक सिलेक्टिव अपना अप्रोच अपना सकते हैं पढ़ाई का। ठीक है, तैयारी का। हम चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर जो है गरीबी रेखा का निर्धारण किया, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अलग समिति। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन दिया है माप और तौल, बी ऑप्शन प्रशासन प्रबंधन है, सी ऑप्शन मार्ग निर्माण है, डी ऑप्शन है राजस्व प्रबंधन। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्रोनोमी, एग्रोनोमी अधिकारी के बारे में बात करना है दोस्तों। एग्रोनोमी, तो एग्रोनोमी जो अधिकारी है वो किससे संबंधित है, मौर्य काल से रिलेटेड है, मौर्य पीरियड से। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कई ऑप्शन सही हैं, यहाँ पर मतलब एक से मोर ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, देखेंगे एग्रोनोमी जो अधिकारी है वह मार्ग निर्माण से भी संबंधित है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हो गया, प्रशासन प्रबंधन से भी रिलेटेड रहा है, और राजस्व रेवेन्यू मैनेजमेंट राजस्व प्रबंधन से भी रिलेटेड रहा है। अगर आप सोर्सेज देखेंगे किताबों में तो ये लगभग तीनों सोर्स आपको दिखते हैं कि एग्रोनोमी अधिकारी इन बिंदुओं से, इन पॉइंट से जो है रिलेटेड रहा है। इस तरीके से देखेंगे इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही है, मार्ग निर्माण, प्रशासन प्रबंधन और राजस्व प्रबंधन से भी देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन मतलब तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है, तो मार्ग निर्माण, प्रशासन प्रबंधन और राजस्व प्रबंधन से। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन दिया है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता। बताइए दोस्तों, तो मानव विकास सूचकांक, जो मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा मतलब इंडेक्स में वो पार्ट शामिल नहीं है। दिया जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता। बताइए दोस्तों, तो कह रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है गणना में। ठीक है, तो जानते हैं मानव विकास सूचकांक में 3 इंडेक्स शामिल हैं, जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है और क्या दोस्तों प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, आपका पर कैपिटा इनकम कितना है, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है। ठीक है,
ये सब चीजें शामिल है, लेकिन सामाजिक जो असमानता है, सोशल इनइक्वालिटीज को क्या है इसमें शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि मानव विकास सूचकांक की गणना में जो सामाजिक असमानता को सम्मिलित नहीं किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखेंगे, महाजनपद और राजधानी। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ से प्रश्न हर बार आते हैं, चाहे वन लाइनर पूछ लिया गया इस महाजनपद की राजधानी क्या है, या इस महाजनपद का वर्तमान लोकेशन क्या है, मिलान करने के लिए आ जाता है। तो इस पैटर्न पे आप तैयार रहेंगे कितना, आप जानते हैं 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपद की राजधानी और उनका जो लोकेशन है, क्षेत्रीय लोकेशन, जहां वर्तमान में क्या लोकेशन है उनका अवस्थिति, वो देख लेंगे तो आपको एक प्रश्न जो है क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए मानव विकास सूचकांक से हर बार प्रश्न आता है, कभी इंडेक्स आ जाएगा कि वर्तमान 2024 में कितना इंडेक्स रहा है, तो इस तरीके से, या इसमें कौन से पैरामीटर शामिल हैं, तो इस तरीके या स्टेटमेंट बना के दे दिया जाता है कि मानव विकास सूचकांक में इस राज्य इस देश का सबसे अधिक है, भारत का क्या रैंक है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान में क्या परिवर्तन हुआ है, तो इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं। तो मानव विकास सूचकांक से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो उनके हर जो डायमीटर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, आप उसको इस तरीके से देख लेंगे तो आप क्या है हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस पेपर को लाने का मतलब दोस्तों सेंस यही है कि आप ये जो तैयारी कर रहे हैं उसको सही ढंग से जो है चीजें आप थोड़ा सा और व्यवस्थित कर लेंगे, तो एग्जाम्स में जो आप सिलेक्टेड मतलब आप पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में जो बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे आप। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर आपको चुनिए। महाजनपद दिया है और राजधानी दिया है, देखिए ऑप्शन मिलाना है आपको, मत्स्य, कुरु, सूरसेन, अस्मक, और यहाँ पर राजधानी दिया मथुरा, पोतन, विराटनगर और इंद्रप्रस्थ। देखिए मत्स्य किसकी राजधानी है दोस्तों बताइए, सूरसेन किसकी राजधानी है, कुरु। देखिए तो मत्स्य किसकी राजधानी है दोस्तों बताइए, तो मत्स्य हो गया विराटनगर, क्या हो गया दोस्तों विराटनगर, एक क्या हो जाएगा दोस्तों तीसरा हो जाएगा। कुरु, कुरु कहाँ की राजधानी है दोस्तों, इंद्रप्रस्थ हो गया, कुरु की राजधानी क्या हो गया इंद्रप्रस्थ हो गया। सूरसेन की राजधानी क्या हो गया दोस्तों मथुरा हो गया, सूरसेन की क्या हो गया मथुरा हो गया। और अस्मक क्या होगा दोस्तों पोतन हो गया, अस्मक क्या होगा दोस्तों पोतन हो गया। ठीक है, 3 4 1 2 किस कोट में मिल रहा है, सी ऑप्शन में मिल रहा है हमको 3 4 1 2। ठीक है दोस्तों 3 4 1 2 मिल रहा है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया, तो 3 4 1 2। ठीक है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की राजधानी मथुरा है, और अस्मक महाजनपद की राजधानी जो है पोतन है। ठीक है दोस्तों, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए 7वें नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, बताइए गरीबी की संस्कृति का विचार किया गया। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों आयोग के द्वारा इस प्रश्न को हटा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया, तो उस तरीके से देखा जाए ऑस्कर लुईस, अमर्त्य सेन और गुन्नार मेडल, तो तीनों से काफी रिलेटेड है कि जो कल्चरल जो पॉवर्टी है, मतलब ऐसा थॉट्स दिया गया है। इस तरीके से देखेंगे दोस्तों आयोग के द्वारा इस प्रश्न को हटा दिया गया था। ठीक है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया, ऑस्कर लुईस, गुन्नार मेडल और अमर्त्य सेन, तीनों से रिलेटेड बातें थॉट्स आ जाती हैं, इसलिए इस प्रश्न को हटा दिया गया। 8वां प्रश्न देखा जाए दोस्तों क्या दिया हुआ है, 8वां प्रश्न दिया है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है, कथन और कारण है आपको बताना है। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है, तो चोल वंश के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखिए चोल वंश, तो हमको चोलों के विषय के में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा जो है अधिक जानकारी है। कारण क्या है, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण जो है दिए जाते हैं। तो ये चीज अब देखेंगे दोस्तों, जो राजराज प्रथम के द्वारा जो राजराजेश्वर मंदिर बनाया गया, बृहदेश्वर मंदिर जो बनाया गया, ये सब चीज, तो वहां पर जो मंदिर होते थे, वहां पर क्या चोलों के द्वारा जो मंदिर की दीवारें होती थी, जो प्रदक्षिणा पथ होता था, वहां पे जो चित्रों के माध्यम से जो है धार्मिक कथाएं उत्कृत की जाती थी, धार्मिक कथाओं को क्या उत्कीर्ण किया गया है। साथ ही जो उनकी जो विजय गाथा थी, उनके जो शासक वर्ग थे, उनकी जो महान उपलब्धियां थी, उनको भी क्या उत्कीर्ण किया गया। ठीक है, देखेंगे राजेश्वर मंदिर जो है ये सब चीजें देखेंगे तो यहाँ पर है, जिसमें राजराज प्रथम हो गया, राजेंद्र प्रथम हो गए, गंगई चोल, तो कई मतलब जो शासक रहे हैं उनकी जो विजय गाथा, उनको जो मंदिरों में क्या है उत्कीर्ण किया जाता था, मंदिरों की दीवारों पे जो है उन विजय गाथाओं को जो है उत्कीर्ण किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमको और
काफी एथेंटिक स्रोत मिल जाते हैं। आज भी आपको देखेंगे वो चीजें दीवारों पे क्या है, उत्कीर्ण की मौजूदगी है। तो हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। स्टेटमेंट सही है। कारण कह रहा है चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। इस तरीके से दोस्तों कारण भी सही है और कारण जो है कथन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नौवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नौवां देखेंगे 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें एक महत्वपूर्ण नहीं था। तो देखेंगे जो 20वीं सदी के 80 के दशक मतलब 1980 के आसपास का बात कर रहा है 1980 1975-80 के आसपास की बात कर रहा है। ठीक है, कि विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की, लेकिन कौन सा उनमें एक महत्वपूर्ण नहीं था। तो ऑप्शन दिया प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, राजनीति एवं विकास, जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। बताइए दोस्तों, तो 20वीं सदी के 80 के दशक में विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की, किन पक्षों पर जो है चर्चा नहीं किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस पे नहीं चर्चा किया गया था बताइए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, राजनीति एवं विकास। राजनीति एवं विकास, पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट पे जो है उनमें महत्वपूर्ण पहलू में शामिल नहीं था। ठीक है, तो 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में कौन सा उनमें एक महत्वपूर्ण नहीं था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजनीति एवं विकास। देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, देखेंगे चर्चा हुआ था, पर्यावरण प्रदूषण, जन सामान का विस्थापन व पुनर्वास, आवर कार्बन फ्यूचर के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया। पर्यावरण के संरक्षण की बात की वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, यूनेप के द्वारा यूनेप जैसी संस्थाएं स्थापित हुई, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो आईपीसीसी कई संस्थाएं स्थापित होती हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। इस तरीके से देखेंगे तो आईपीसीसी का भी गठन आगे जाके होता है, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये सब जो संस्थाएं हैं वो आगे 20वीं सदी के बाद में जो है 20वीं सदी के लास्ट में जो है गठित होती हैं ये चीजें हैं। तो 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। उनमें देखेंगे राजनीति और विकास जो है मतलब मेन मुद्दे में शामिल नहीं था। ठीक है, ये चीज। फिर देखेंगे दोस्तों 10वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माधव स्वरूप वर्ष, एच.बी. संकालिया, वी.एस. वांकणकर, वी.एन. मिश्र। तो भीमबेटका गुफा के महत्व को पहली बार समझा और बताया। ठीक है, उसको खोजा। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वी.एस. वांकणकर। ठीक है दोस्तों, वी.एस. वांकणकर जो पुरातत्ववेत्ता थे उनके द्वारा भीमबेटका गुफा के जो महत्व को है, उनके जो वहां की जो ऐतिहासिक प्रासंगिकता है, ऐतिहासिक जो चित्र थे, उन सब चीजों को क्या है खोजा और महत्व दिया। ठीक है, क्या होना है दोस्तों, तो वी.एस. वांकणकर। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित है। तो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित शहर आपको बताना। ऑप्शन दिया है 10, 12, 15, 18। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो स्मार्ट सिटी योजना कब आता है दोस्तों, तो स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को लॉन्च किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट योजना है, ये आपको डेट मतलब ईयर मालूम होना चाहिए है। कब लॉन्च हुआ दोस्तों, 2015 में लॉन्च हुआ। तो उत्तर प्रदेश के कुल कितने ऐसे शहर शामिल थे इसमें, तो 10 शहर शामिल थे। कौन से दोस्तों, 10 शहर इसमें क्या है शामिल थे। ठीक है, ये चीज। तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुल 10 मतलब जो शहर हैं शामिल थे। कौन कौन 10 शहर थे बताइए दोस्तों। तो कौन कौन से दोस्तों थे, कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी। ये सब चीजों को क्या दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या दोस्तों, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, आगरा, अलीगढ़, और क्या दोस्तों झांसी,
झांसी, बरेली हो गया, बरेली, सहारनपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, क्या दोस्तों, कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद हो गया, वाराणसी, वाराणसी और क्या दोस्तों, प्रयागराज, वाराणसी और प्रयागराज। तो कितने हो गए दोस्तों, 10 हो गए, 10 शहर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना में शामिल थे, कुल कितने शहर थे दोस्तों, 10 शहर थे। ठीक है, तो याद देखेंगे दोस्तों 25 जून 2015 को यह योजना लॉन्च किया गया था दोस्तों। कब लॉन्च किया गया दोस्तों, 25 जून 2015। तो देखेंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इससे रिलेटेड जो है ईयर जो है मिलान करने के लिए आ सकता है, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में योजना व्यवस्थित करने के लिए प्रश्न आ सकता है, तो उसमें जो इस योजना को पूछा जा सकता है। और देखेंगे उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहर शामिल थे, तो 10 शहर शामिल थे, कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, वाराणसी और प्रयागराज। तो ये 10 शहर आपको मतलब हो सकता है ऐसे दे दे कि कौन से शहर स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित नहीं थे, 4 ऑप्शन दे दे। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन हो गया आपका, भीमबेटका गुफा, वीएस बाणकंकड़ हो गए। और उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहर शामिलित हैं, 11वें क्वेश्चन में दिया हुआ था उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित थे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, 10 शहर। और ये 10 शहर जो है दोस्तों ये थोड़ा सा माइंड अप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। यहाँ पर देखेंगे हड़प्पा स्थल दिया है और मिलान करना है आपको। ठीक है, इस पैटर्न पे भी प्रश्न हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे, जो आगामी एग्जाम होने वाला पीसीएस का। हड़प्पा पुरास्थल संघ राज क्षेत्र और भारत के राज्य। ऑप्शन दिया है बालू, मांडा, पाडरी, हुलास, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात। मिलान करना है दोस्तों, बताइए। देखेंगे यहाँ पर कहां पर, देखिए हुलास, हुलास कहां दोस्तों बताइए, हुलास उत्तर प्रदेश में है। कहां दोस्तों, हुलास उत्तर प्रदेश में है। डी का क्या है दोस्तों, पहला होना चाहिए, तो बताइए। मांडा कहां दोस्तों, मांडा कहां, मांडा कहां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। बी का क्या होना चाहिए दोस्तों, दूसरा। बालू कहां दोस्तों, तो बालू जो हड़प्पा स्थल कहां पर है, हरियाणा में। कहां दोस्तों, हरियाणा में है, तीसरा होना चाहिए। पाडरी कहां हुआ दोस्तों, गुजरात में है, चौथा नंबर होना चाहिए। देखिए दोस्तों कहां पर है कोड मिल रहा हमको, तो 3 2 4 1, कहां पर कोड मिल रहा दोस्तों, 3 2 4 1। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 2 4 1। ठीक है, बालू कहां दोस्तों, हरियाणा में है, मांडा जम्मू एवं कश्मीर में है, पाडरी आपका कहां पर है, गुजरात में है, और हुलास कहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। तो हड़प्पा कालीन स्थल का लोकेशन क्या वर्तमान किस राज्य में, ऐसा प्रश्न है। हड़प्पा कालीन स्थल और नदी का मिलान भी आ सकता है। हड़प्पा कालीन जो स्थल है, जो उसके खोजकर्ता जो मेन मतलब उसमें पार्टिसिपेट किए उत्खननकर्ता जो थे, ऐसा आ सकता है। ठीक है, ये चीज जैसे मोहनजोदड़ो का क्या है, राखालदास बनर्जी के द्वारा, हड़प्पा स्थल जो है उसको क्या दयाराम साहनी के द्वारा। तो जैसे जो मेन हड़प्पा स्थल है उसके उससे रिलेटेड जो उत्खननकर्ता जो खोजकर्ता रहे, ऐसे में मिलान करने के लिए आ सकते हैं, तो आप उससे प्रिपेयर रह सकते हैं। प्रीवियस पेपर आपने देखा, हड़प्पा स्थल दिया है, राज्य का लोकेशन दे दिया है, हड़प्पा स्थल, नदी का लोकेशन आप देख लीजिए, हड़प्पा स्थल, उसके बाद जो उत्खननकर्ता कौन थे। तो इससे जो कहीं से भी प्रश्न आएगा आप आसानी से जो है कर सकते हैं। और हड़प्पा स्थल दिया हुआ है, और उससे जो कुछ हड़प्पा स्थल, हड़प्पा कालीन जो स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्थल है, उन स्थलों की जो विशेषता जो है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी क्या भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। ओवरऑल आप बात करेंगे सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो है। तो ऐसे जो कुछ फैक्ट्स हैं वो भी आप चीजें देख सकते हैं। ठीक है, कालीबंगा से, कालीबंगा कहाँ, राजस्थान में, वहां से क्या जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला हुआ, कालीबंगा से मिला हुआ। लोथल क्या बंदरगाह रहा है, हड़प्पा कालीन ऐसा स्थल जहां पर बंदरगाह की व्यवस्था थी, लोथल था। तो ऐसे कुछ जो हड़प्पा कालीन स्थल थे उनकी क्या विशेषताएं थी, एक दो विशेषताएं हैं, 3 विशेषता, उसको नोट डाउन कर लेंगे तो वहां से भी प्रश्न आएगा, तो आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको यहाँ पर तैयार रहना है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या है। 13 नंबर दिया है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा प्रारंभ हुई।
वह प्रतिवेदन था। ऑप्शन दिया है जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, आवर कॉमन फ्यूचर, जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, पांचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन। तो आपको बताइए धारे विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा आरंभ हुई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, फर्स्ट टाइम मतलब एक मतलब फ्रंट पे आता है, वर्ल्ड लेवल पे जो है फ्रंट पे आता है, देश जो है उस पे आकर्षित होते हैं, उस पे जो है सभी देशों के द्वारा एक गंभीरता से जो है विचार किया जाता है, ठीक है। तो धारी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा आरंभ हुई। तो क्या है दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट है, आवर कॉमन फ्यूचर है। क्या दोस्तों, आवर कॉमन फ्यूचर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 1987 में जो है संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया जाता है। उसमें क्या उसका शीर्षक रहता है, शीर्षक है आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है दोस्तों। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सेशन को हम मतलब जो आगामी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 से प्रस्तावित है 22 दिसंबर को, उसको ध्यान में रखते हुए आपको हम एक जो है प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू के माध्यम से मतलब हाईलाइटेड कर रहे हैं कि आप जो लास्ट टाइम आपका जो रिवीजन चल रहा है उसमें जो अन्य पहलुओं पे भी आप थोड़ा सा फोकस करते रहेंगे तो आप पेपर में जो है बेहतर करेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब हड़प्पाकालीन स्थल, इससे जो रिलेटेड अन्य बातें हैं पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, उसी के साथ जो अन्य पॉइंट को भी आप देख लीजिए, साथ में आपका इससे रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों, 14 नंबर देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का जो है सही उत्तर आपको चुनना है। कोट से ऑप्शन दिया है, देखिए स्टेटमेंट दिया है, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए पहला क्या ऑप्शन दिया, स्टेटमेंट क्या दिया, ऑप्शन तो यहाँ पर है आपके पास। चलिए, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख बेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। तो मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख बेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है, ये चीजें। दूसरा स्टेटमेंट है सांबपुर यात्रा उत्सव सूर्य पूजा से क्या है संबंधित है। तो सांबपुर यात्रा उत्सव क्या है, सूर्य पूजा से क्या है संबंधित है। तो आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है सही है। वेनिस्वांग का जो यात्रा वृत्तांत आप पढ़ेंगे, अल मसूदी के ने जो यात्रा जो भारत में आया उसमें जो यात्रा वृत्तांत के बारे में उल्लेख किया आपने यात्रा वृत्तांत में। अल बरूनी की जो किताब है उसमें उन्होंने जो विचार दिया, तो उसमें आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख इन स्वांग, आबू जईद, अल मसूदी और अल बरूनी का जो यात्रा वृत्तांत है उसमें जो है किया गया है। भारत के शासन प्रशासन उस समय के जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां थी वह अपने यात्रा वृत्तांत में इन लोगों ने उल्लेख किया है। सांबपुर यात्रा उत्सव क्या सूर्य पूजा से संबंधित है, स्टेटमेंट एकदम सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज है। चलिए तो 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया हुआ, अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है। ऑप्शन दिया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नीति आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अटल नवोन्मेष मिशन जो है, अटल नवोन्मेष मिशन किसका है दोस्तों, नीति आयोग का है। तो नीति आयोग का दोस्तों किसके द्वारा है चलाया जाता है, किस विभाग की प्रमुख पहल है, तो नीति आयोग का है, ठीक है। तो देखिए नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाता है, जैसे आकांक्षी जो जिला आकांक्षी रिपोर्ट जारी किया जाता है, ब्लॉक आकांक्षी रिपोर्ट जारी किया जा रहा है और जो अन्य पहल किया जाता है, तो इससे जो प्रश्न आते हैं नीति आयोग से रिलेटेड है, इस संस्था के जो संरचनात्मक स्तर पे आ सकता है या नीति आयोग के द्वारा जो इंडेक्स जारी किया जा रहा है, जैसे एसडीजी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जा रहा है भारत के विभिन्न राज्यों का, तो उन सब चीजों पे आप फोकस कर सकते हैं। तो अटल नवोन्मेष मिशन किससे रिलेटेड है, तो नीति आयोग से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था। तो ठीक है, आईएलओ जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है का वाशिंगटन में जो सम्मेलन हुआ उसमें भारत सरकार के द्वारा किसे भेजा गया था मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में। ऑप्शन दिया है वीपी वाडिया, एमएन जोशी, सीएफ एंड्रूज, जोसेफ बैप्टिस्ट। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन करेक्ट, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एमएन जोशी। तो एमएन जोशी को जो है भेजा गया था वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है दोस्तों। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक है। तो साइलेंट स्प्रिंग
कि लेखक का नाम बताना दोस्तों। तो कुछ ऐसे बुक्स होते हैं जो काफी मतलब प्रासंगिक होते हैं। देखिए वो कब कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, साइलेंट स्प्रिंग काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन है कैरोलिन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रेचल कार्सन, राजगोपालन। तो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक लिखा गया है रेचल कार्सन के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, रेचल कार्सन। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। संधि के बारे में बात कर रहा है। एक्सरस आपे 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन दिया है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, दूसरा है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू होता है दोस्तों 1746 ईस्वी में। कब होता है शुरू, तो 1746 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो है आरंभ होता है। और यह कब समाप्त होता है, तो 1748 ईस्वी में एक्सला सापेल की संधि होती है। ये चीजें इसमें देखेंगे जो फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य जो है भारत में जो है काफी मतलब ये प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू होता है 1746 ईस्वी में। इसमें देखेंगे जो मुजफ्फर जंग हो गए, अनवरुद्दीन हो गए, चंदा साहब हो गए, और उसके पैराडाइज हो गए। पैराडाइज के नेतृत्व में जो है महफूज खां की जो अनवरुद्दीन की सेना होती है, महफूज खां के अधीन जो अनवरुद्दीन की सेना होती है उसको पैराडाइज फ्रांस के नेतृत्व करते हैं। पैराडाइज के द्वारा पैराडाइज जो है उसको हरा देते हैं। ठीक है, ये चीजें देखेंगे। और वहां पर देखेंगे जब ये फ्रांस में और वहां ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार युद्ध शुरू होता है, यूरोप में जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध शुरू होता है, तो यहाँ पर भारत पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में जो है यहाँ पर भारत में जो है शुरू हो जाता है। फ्रांस और ब्रिटेन जो आमने सामने आ जाते हैं। साथ ही जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, क्षेत्रीय शक्तियों में जो हैदराबाद के जो शासक थे जैसे मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच जो उत्तराधिकार युद्ध का मैटर आ जाता है। और जो कर्नाटक में जो चंदा साहब और अनवरुद्दीन की जो तनाव आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्षेत्रीय शासकों को भी जो है यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और इसी में देखेंगे दोस्तों सेंट टोमी की लड़ाई होती है, काफी फेमस सेंट टोमी की लड़ाई है। सेंट टोमी की लड़ाई में पैराडाइज ने अनवरुद्दीन को क्या है हरा देता है। पैराडाइज के द्वारा फ्रांस की सेना का नेतृत्व किया जाता है और अनवरुद्दीन के द्वारा महफूज खां की सेना का क्या है नेतृत्व किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे एक्सला सापेल की संधि 1748 में होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध को फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है, और यह कब समाप्त होता है, तो 1748 ईस्वी में समाप्त होता है। क्योंकि वहां यूरोप में जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति हो जाती है, तो भारत में भी युद्ध जो है लगभग समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे प्रथम कर्नाटक जब एक्सला सापेल की संधि हुई, तो उसको जो है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मद्रास के जो क्षेत्र को फ्रांस के द्वारा अपने अधिकार में कुछ ले लिया जाता है, फिर अंग्रेजों के द्वारा जो है पुनः मद्रास को प्राप्त कर लिया जाता है। ये जो संधि किया जाता है एक्सला सापेल की संधि किया जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे दोस्तों, तो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा सही, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक और दो दोनों। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध हुए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो अब यहाँ पर देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में एक्सला सापेल की संधि आई हुई, तो यहाँ से रिलेटेड आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, आंग्ल मराठा युद्ध, 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं, सिख युद्ध हुए हैं, अंग्रेज और सिख युद्ध हुए हैं। तो उन पे जो है मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी प्रश्न आते हैं, या किस गवर्नर जनरल के समय में युद्ध हुआ, या कौन मेन पार्टी था, किनके मध्य युद्ध लड़ा गया। तो जो आंग्ल मराठा युद्ध है, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध और जो आंग्ल फ्रांस युद्ध है मतलब कर्नाटक युद्ध के नाम से जिसको जाना जाता है, तो उनको एक जगह आप नोट डाउन कर लेंगे और रिवाइज कर लेंगे। तो उससे आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या मिलान करने के लिए आ जाए या स्टेटमेंट आ जाए, तब भी आप आसानी से क्या है कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें। तो अब देखा जाए 19 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया है पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, और डी है परिवार नियोजन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, समन्वित बाल विकास योजना जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में कोई है किसको सम्मिलित नहीं किया गया है। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन को क्या है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा को क्या है सम्मिलित किया गया है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए।